चलिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, मतलब कि पिछले चैप्टर से। तो क्या क्या पढ़ना है हमको? एसिड के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है कंपाउंड सी। जैसे हम बात करें HCl, जैसे हम बात करें NaOH, जैसे हम बात करें NaCl, ये तीनों कंपाउंड्स हैं। सबको पता है कंपाउंड्स कैसे बनता है, क्या होता है, क्या चीजें होती है। बस इनका क्या है, बिहेवियर या इनका नेचर या इनका प्रॉपर्टी चेंज होता है। इनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। द ओनली थिंग इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी that they shows they are classified into many categories, and here the three categories are acid, base and salt. तो किसी को हम एसिड कहते हैं, किसी को बेस कहते हैं और किसी को सॉल्ट कहते हैं। तो है, तो हमने पढ़ा है कि किस तरीके से, अब Na और Cl बहुत बहुत बार देखा है, लेकिन एक्चुअली सॉल्ट होता क्या है, ठीक है, कितने तरह के सॉल्ट होते हैं, ये हमको पढ़ना है। क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस ऑल वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। NaOH, ये बेस कैसे है, क्यों है ये बेस, अगर बेस है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, दिस ऑल आर द थिंग्स वी हैव टू स्टडी। दिस इज एसिड। एसिड क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फिजिकल है, क्या केमिकल है, क्या प्रिपरेशन है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर को देखेंगे। तो आप सभी लोग CBSE के हो, लेकिन मैं इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा कि आप लोग किताब में खोजते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं जो चीज बताई जाएगी। तो कृपया करके बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो चैप्टर्स आपकी बुक में बहुत छोटे छोटे दिए गए हैं, मतलब जिनको रहना चाहिए बड़ा, लेकिन वो है एक्चुअली छोटे बहुत। तो इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष, ठीक है। तो पहली चीज ये कि बेटा, जैसे ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके बाद अपना जो चैप्टर होगा, मान लो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल बहुत ब्रॉड है, वो चैप्टर अगर अच्छे से हो गया तो केमिस्ट्री में कभी समस्या ही नहीं आनी है आपको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 10th क्लास का, 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वो तो निहायत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको हम पूरे 1 महीने चलाएंगे, 1 महीने से ज्यादा भी चल सकता है वो। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बेस बनाएगा। अगर अभी आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ में आई तो हम शर्त लगा सकते हैं इस बात का कि 11th-12th में पागल हो जाओगे एकदम, मतलब कि इन द सेंस पागल का मतलब कि एकदम दिमाग खराब हो जाएगा कि यार होता क्या है ऑर्गेनिक। तो उसका बेस, उसका फाउंडेशन अभी क्लियर होना जरूरी है, इसलिए 10th में आया है ये। 11th-12th में पूरा एक किताब आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जिससे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कैसे पढ़ते हैं, क्या चीजें हैं उसमें, उसको बहुत अच्छे कायदे से समझेंगे। तो अब आगे आने वाले चैप्टर्स आपके और भी ज्यादा चैलेंजिंग हैं, और भी ज्यादा थोड़े से टिपिकल हैं। तो ध्यान रखेंगे चीजों का, और ध्यान रखेंगे उस पॉइंट्स का जो हम बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, तो भैया आपने कंपाउंड्स पढ़ा है, सभी लोगों ने कंपाउंड्स पढ़ा है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स, या अलग अलग आइटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। अब उन्हीं में कुछ प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, जो हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट होता है, ठीक है भाई। लेवेजियर और डेवी, हम्फ्री डेवी का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने नाम सुना है? बताएगा कोई मेरे को? हम्फ्री डेवी का नाम सुना है, और लेवोजियर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? लेवोसिया का लेवोजियर सुना है का सर। लेवोजियर को लेवोजियर का सुना सर। सुना है। हाँ सर, फ्री डेवी का नहीं सुना। लेवेजियर को अगर नहीं सुने होते तो हम क्लास से अभी निकाल देते बाहर, ठीक है। एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, ये बंदे को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इनका नाम नहीं सुने तो फिर बेकार है पढ़ना। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर है।
लेवोजियर ने और डेवी ने, हम्फ्री डेवी नाम का एक बंदा था, हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी, इन दोनों लोगों ने मिलके कुछ काम किया एसिड बेस और सॉल्ट के क्लासिफिकेशन पे। और इन लोगों ने पहली बार एसिड का टर्म और बेस और सॉल्ट का एक साइंटिफिक चीज बताई। क्या बताया इन दोनों लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से। इन दोनों लोगों ने ये बताया, एंटोनी लेवोजियर एंड हम्फ्री डेवी स्टडीड, इन दोनों की बात हो रही है, बोथ स्टडीड, बोथ लिख दो नहीं तो कहोगे सर हम्फ्री डेवी का ही बोला रहे हैं आप। बोथ studied the compounds and for the first time they classified them into acid, base and salt। इन लोगों ने बहुत मेहनत की, काम किया और बताया कि भैया जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं और कुछ चीजें उनके बारे में बता रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। इन लोगों ने ये बोला, the points they given were that, कि पहला पॉइंट जो बोला है भैया वो ये बोला कि all acids have hydrogen as the compulsory element, as the compulsory element of acid। अरे एसिड तो लिख ही दिया, कंपल्सरी एलिमेंट, बस बोला कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन एज द कंपल्सरी एलिमेंट। मतलब हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो उसको कोई एसिड बोलना ही नहीं है, हाइड्रोजन का रहना कंपल्सरी है। तो कोई एक ऐसा एसिड बता ही नहीं सकते आप, या एक्चुअली कहें तो है ही नहीं जिसमें हाइड्रोजन ना हो। हाइड्रोजन इज द मोस्ट कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ एनी एसिड। सर किसी, हाँ सर ये दूसरा पॉइंट भी इन्हीं दोनों ने प्रूव किया था। यही पॉइंट बोला था इन्होंने ना, ये जो इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट जो सारी चीजें की, पहला पॉइंट बोला कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन का रहना मस्ट है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम पहले तो एसिड ही नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई भी एसिड उठा लो, कोई भी एसिड दुनिया का, उसमें एच जरूर होगा। वो एक है कि दो है कि तीन है कि 20 है, उससे मतलब नहीं है। हाइड्रोजन ही मस्ट बी देयर, हाइड्रोजन का रहना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स HNO3, H2SO4, HCl। एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे आपके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक नाइट्रिक एसिड, HCl, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, अब हम लिखने लगे तो फिर शाम हो जाएगा लिखते लिखते कि फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। हाँ बहुत सारे, फॉर्मिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं, दे आर न्यूमरस ऑफ एसिड्स। लेकिन ये एसिड तो बिल्कुल फॉर्मूला आपको दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत समस्या वाली बात आ जाएगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये किंग्स ऑफ द केमिकल्स कहा जाता है इसको, किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स। और सर बाकी के सब काहे? हैं, क्यों? ताऊ जी हैं ये सबके। ठीक है, बाकी के सबको कुछ नहीं कह रहे सर? नहीं बाकी सबको कुछ नहीं, किंग ऑफ किंग तो एक ही होगा ना, कॉमन पीपल। बाकी राजा, राजा तो एक ही होगा भाई।
ताऊ ना, जी। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके सामने सब पानी मांगते हैं। तो ये है किंग ऑफ केमिकल्स, इसको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द एसिड विच इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे और भी एसिड्स हैं, लेकिन सब में हाइड्रोजन का रहना जरूरी है। दिस वाज द पॉइंट व्हाट व्हिच आई वांट टू मेक। अब द सेकंड, बेस के बारे में क्या बात बोला, बेस के बारे में बोला all bases are either metallic oxide, और ध्यान से, either metallic oxide or metallic hydroxide। मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और एमोनिया सॉल्यूशन या एमोनियम हाइड्रोक्साइड। भैया थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान देके और समझेंगे कि इसने बोला कि बेसिस जो हैं, ऑल बेसिस आर आइदर, या तो मेटल के ऑक्साइड होंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? इसके एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड होगा Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड होगा CaO, MgO, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे हमारे मेटल के ऑक्साइड हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बेस होंगे। मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं। मेटल के हाइड्रोक्साइड लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, NaOH। OH का मैंने बताया था ना -1 होता है, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यस OH पे सर। -1 होता है, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। दिस ऑल आर द बेसिस, ये भी बेस है, एक्सेट्रा, इसमें भी बहुत होंगे, ये भी बेस है। और जबकि एमोनियम का हाइड्रोक्साइड भी बेस होता है, विच इज NH4OH। इसका तो एक ही होगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। दिस इज ऑल्सो बेस। तो once more, all the bases are either metallic oxide, metallic hydroxide और ammonium hydroxide। ये तीनों में से कोई भी होगा, आप बेस कह सकते हैं उसको। You can say them they are the bases। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत स्ट्रेट कट बात है कि भैया मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड या एमोनियम का हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर बेसिस। वेरी गुड, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। कोई बोल देगा, अगर कोई भी किसी तरह की भी समस्या है तुरंत बोल देगा। हम डिटेल्स सर में, 1 मिनट पीछे कर दीजिए सर। हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे सभी को, लेकिन अभी हम बस आइडिया दे रहे हैं कि लेवोजियर और डेवी ने बोला क्या, तो वो आइडिया आपको लग जाना चाहिए। हाँ देख लो, ऑल बेसिस आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल हमने दे दिए। चलो अब देखो, रुक जाइए सर। अरे लिख रही है का? और क्या अभी क्या के लिए लिख, जब भेजते हैं तब लिखा करो ना। हो गया सर, बस 1 मिनट। अरे समझो पहले बेटा, समझना ज्यादा जरूरी है। हम बोर्ड जब भेजते हैं उससे अच्छे से प्रिपेयर किया करो नोट्स को। अब ये अभी वाला लिख लिया, आप नहीं लिखना। सुनो, हम बता रहे हैं, हम इम्पोर्टेंट क्या है, क्लास में वही चीजें लिखा करो तो क्यों बोलेंगे? जो हम बोलते हैं, लिखते नहीं है। ध्यान दो जरा, जो हम Yes, sir. बोलते हैं और लिखते नहीं है, उस चीजों को लिखा करो जरूर। और जो लिखा है वो तो हम भेजते ही हैं, वो तो लिख ही लोगे। तो ये बात पे ज्यादा नोट करो, पेंसिल लेके बैठा करो, पेपर के साथ कॉपी के साथ पेंसिल लेके बैठा करो, और सही है। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, उन्हीं चीजों को लिखो जो चीज हम केवल बोलते हैं, लिखते नहीं है। और कई सारी चीजें ऐसी होती है जब अपन बोल जाते हैं और वो लिखते नहीं है, और वो आपको लिखना चाहिए, तो उसको लिखना जरूरी है। ये तो हम भेजेंगे। चलो
ओके सर। अगला है सॉल्ट के बारे में, अगली कहानी सॉल्ट के बारे में बोली गई। चलो भैया, सॉल्ट के बारे में बोला गया है कि ऑल सॉल्ट्स आर केमिकल कंपाउंड। सभी सॉल्ट्स क्या होते हैं? केमिकल। दे आर फॉर्म्ड बाई, आर, दे आर का मतलब क्या समझोगे? हम लिखते हैं सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाई, सॉल्ट्स आर formed by interaction of acid and base। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट मतलब कि रिएक्ट करेंगे, when they will react with each other, acid and base, they will form salt। ये हमने बता चुके हैं। अब होता क्या, जरा ध्यान देंगे बहुत कायदे से। Salts are formed by the interaction or reaction of acid and base in which the metal of, अच्छा कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, कौन बताएगा? अनंत आप बता सकते हो कि सॉल्ट, एसिड और बेस में को जो रिएक्शन होगी वो टाइप ऑफ रिएक्शन में कौन सी होगी? सर मैं बताऊं सर? नहीं नहीं, अनंत से हम पूछे ना। अनंत बताओ बेटा। अनंत गौतम बता सकते हैं आप? यस सर। हाँ, कौन सी रिएक्शन होगी एसिड और बेस में? टाइप्स सर ऑफ रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन। हाँ भैया, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। आपने पकड़ा सही है, पहुंचा सही है आप, लेकिन गलत बोल गए। तो अंकित आप बता सकते हो क्या? What is the name of the reaction between the acid and the base? Ankit, can you tell me? अनंत अभी भी आपके पास मौका है, पहुंच गए हो लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हो। स्वयं बहुत मार खाओगे। सर न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, स्वयं बहुत मार खाओगे। डिकम्पोजिशन होगा क्या? कान पकड़ के उठक बैठक करवा देंगे और वीडियो चालू कर देंगे हम। ये समझ लो, फिर अगली बार से ऐसे आंसर दिए ना तो हम वीडियो चालू करके कान पकड़ के उठक बैठक या मुर्गा बनवा देंगे, फिर समझ में आएगा। डिकम्पोजिशन कैसे होता है? एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सोम अग्रवाल बता सकते हो क्या? सर बताएं सर? नहीं, सोम को बताने दो। सोम अग्रवाल, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, क्या बनता है? यस सर। क्या बनता है? सर कहना है। रुक तो जाओ, सोम अग्रवाल जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं। सर भेज दिया सर। हाँ देख लिया, अच्छा है, सही है। सोम हमने बताया था बेटा। सर भूल गया था। कैसे भूल गए हैं? और मेरे को सर कौन? बताएं सर? नहीं, तुमने तो भेज दिया ना, अब बताओगे क्या? बता तो दिया है? जिसको ज्यादा वो हो रहा है वो चैट में भेज देगा, और जैसे भेज रहे हैं बाकी सब बच्चे। प्रदीप का भी सही है। मेरे को स्वयं आप बताओ क्या बनता है? एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो स्वयं जस्ट टेल मी। ऋषि सही है, वेरी गुड। सही है सर। बताओ जरा मेरे को। स्वयं, अनंत सही है, वेरी गुड। नाम नहीं बता पाए लेकिन इनका। स्वयं, स्वयं। यस सर। अरे बोल का ही नहीं रहे। क्या बनता है एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो? पता है, नहीं पता है? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं क्या आप? स्वयं, कैन यू टेल मी दैट यस और नो, यू नो और नॉट? नो, यू डोंट नो। सगुन, सगुन कैन यू टेल मी? स्वयं, यस सर। कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड बेस रिएक्ट्स? स्वयं केवल वो एक ही चीज सही है, एक और चीज बनता है, उसका नाम लिखो। सर सगुन, सर दे इतना ही पता, दे रिएक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन। हाँ वेरी गुड। न्यूट्रलाइजेशन बनता क्या है भाई? सॉल्ट। और बस। सॉल्ट और बस।
बस नहीं? अब मेरे को बस पता ना सर इतना ही। अच्छा, तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जिसको नहीं पता है जल्दी से लिखे कॉपी में इस बात को, और इस बात को 20 बार लिखे, मेरे को लिख के भेजेगा। जिसको नहीं पता था वो कॉपी में इसको 20 बार लिखेगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और मेरे को भेजेगा फोटो खींच के 20 बार, और अगली बार 200 बार लिखवाएंगे अगर भूल गए तो। इस बात को लिख के ले लो, फिर अगली बार भूल गए तो 200 बार लिखवाएंगे हम। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है भैया। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था। डबल डिस्प्लेसमेंट, स्वयं कहाँ रहते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट में दो तरह का रिएक्शन मैंने बोला था बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट में अपन दो तरीके के रिएक्शन पढ़े थे अंकित। डबल डिस्प्लेसमेंट में अपन दो तरीके के रिएक्शन पढ़े थे। कौन कौन से अंकित? अंकित कुमार सिंह, प्लीज टेल मी, कैन यू हियर मी? अंकित। ये लड़के जब नहीं आता है ना तो बोलेंगे ही नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे कि सर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बताओ जरा मेरे को अंकित। बोल ही नहीं रहा है, चैट में तो लिख के भेज दो भाई साहब। तो डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरीके का होता था। एक होता था प्रेसिपिटेशन और एक होता था न्यूट्रलाइजेशन। अगर ये स्थिति है कि अभी नहीं याद है तो फिर बहुत गड़बड़ स्थिति है और बहुत गंभीर हालत है। कोरोना से गंभीर हो गई फिर तो ये समस्या। तो ये बिल्कुल ऐसी समस्या आनी नहीं है। प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन दो चीजें हमने बताई थी आप लोगों को कि डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की होती है, एक प्रेसिपिटेशन और एक न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन में दो सॉल्ट सॉल्युबल वाले रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते थे। न्यूट्रलाइजेशन में एक एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। दुनिया का कोई भी एसिड, दुनिया का कोई भी एसिड दुनिया के कोई भी बेस से रिएक्ट हो जाए तो भैया सॉल्ट और वाटर ही बनाना है उसको, और कोई चीज बना ही नहीं सकता, बनाता ही नहीं है। दुनिया का कोई भी एसिड कोई भी बेस के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। बात को समझ लो। बस सॉल्ट और वाटर, बस सॉल्ट और वाटर, इसके अलावा कुछ बनना ही नहीं है। होता क्या है जरा समझो, कैसे सॉल्ट बनता है, कैसे क्या होता है, इस बात को जरा हम देखेंगे। इस बात को आप लोग समझ गए कि सर अब बार बार ये चीजों को आप वो ना किया करो, भूला ना करो यार चीजों को। आप भूलते हो, बहुत तेज हो आप लोग हैं। तो हमने बोला कि सॉल्ट आर फाउंड बाय द इंटरेक्शन और द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इन विच द मेटल किस में होता है बेटा? एसिड में कि बेस में? बताओ जरा मेरे बेस को। में। भैया हमने बेस बताया में। था बेस में मेटल होगा, मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो कहां पे बेस होगा? बेस में। जरा ध्यान देना, बेस में मेटल है। अब वो मेटल को दिख रहा है एसिड के अंदर हाइड्रोजन। क्या दिख रहा है? एसिड के अंदर हाइड्रोजन। बस वो ललचा गया। वो क्या करेगा भैया? उसको हटाओ वहां से। वो क्या कर रहा है? हम कहीं नहीं कहा जा सकते वहां पे। वो जो हाइड्रोजन है उससे मतलब एक्टिव रिएक्टिव बेस, मतलब मेटल्स रहेंगे बेस में। रिएक्टिविटी से याद है ना, हाइड्रोजन से ऊपर। सर हाँ हाँ। फिर से एक बार फिर से। बेस के अंदर क्या है? मेटल। मेटल है। और इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है। अब ये मेटल पागल हो जाता है देख के हाइड्रोजन को, कहता है कि भैया मेरे रहते हुए वो कैसी जगह ले लिया उसमें। तो ये क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर देगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा उस हाइड्रोजन को। जैसे HCl है और यहाँ पे बेस में मान लो कि NaOH है। ये Na देख के पागल हो जाएगा, ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसको हटाओ जल्दी, ये तो हमसे कम रिएक्टिव है, ये क्या कर रहा है वहां पे। तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को इसमें से रफू चक्कर करेगा और इस क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा और बना देगा NaCl, और यही सॉल्ट होता है। ओके सर। आर यू गेटिंग एवरीवन? प्लीज टेल मी। यस अब इन सर। लोग को समझ Yes, में आ रहा है sir. क्या मैं बोलना चाहता हूँ, क्या होता क्या है?
जिसको नहीं समझ में आया अनंत प्लीज टेल मी। अगर कोई भी बच्चा है जो समझ में नहीं आ रहा, नहीं बोल रहा है, तो अपने साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है वो। तो प्लीज टेल मी इफ यू आर नॉट गेटिंग। अगर फिर से बताना है तो आई विल टेल यू वंस मोर। सर H2O, तो बेटा ये H और ये OH मिलके H2O बना लेते हैं। H एक यहाँ पे H2 और O। H2O तो अपना मेन चीज नहीं है, मेन है ये सॉल्ट है। इसको समझ लिए तो भाई लाइफ तो जिंगल लाला बाद वाला तो बना ही लेंगे। ये बाद वाला जो बचेगा वही तो बनेगा बस। लेकिन हो क्या रहा है इस बात को समझो। बेस में मेटल है, एसिड में हाइड्रोजन है, वो मेटल उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा। सर हाँ सर जी हाँ। सर अगर मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हुआ फिर? तो नहीं होगा ना, उस बेस में हम लोग एक्टिव मेटल ही डालेंगे। अब ये नहीं कि पता चला कि कॉपर का हाइड्रोक्साइड है या कॉपर का ऑक्साइड है, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा ना हाइड्रोजन को। नहीं समझे? हाइड्रोजन से समझ गया नीचे, सर। हाइड्रोजन से नीचे वाले कौन कौन से हैं बताओ जरा मेरे को। हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से मेटल्स थे एक्टिविटी सीरीज में, बताओ अनंत। सर मरकरी, गोल्ड, गोल्ड, कॉपर। लाइन से बताओ ना, लाइन से बताओ। सर थोड़ी लाइन से नहीं है लेकिन कॉपर, मरकरी, मरकरी है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम तो छोड़ दो, वो तो कभी दिखेगा ही नहीं तुमको। ये चार को बेस वाले, जिसके जो बेस बनते ही नहीं है अच्छे, तो इसके बेस कभी भी या बनेंगे भी तो वो रिमूव नहीं कर पाएंगे, बनेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया एसिड और बेस हमेशा सॉल्ट वाटर बनाएंगे। ये डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे, ये डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कभी बेस देखोगे नहीं कि AgOH कोई बेस है या Ag2O कोई बेस है ना सर, या AgO कोई बेस है, कोई हो ही नहीं सकता। सर बस यही पूछना था। तो केवल एक्टिव वाले मेटल का ही क्या बनेगा, ऑक्साइड मतलब बेस बनेगा। तो इसको अलग से लिख सकते हो कि इनका बेस नहीं होगा, ये सब हटा नहीं पाते हैं किसको, हाइड्रोजन को, तो वही रहेंगे जो हटाएंगे। तो इस बात को समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, होप कि भाई क्या हो रहा है। सोम अग्रवाल समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। नमन? यस सर, आ गया सर। तो बेस में जो मेटल है, हिंदी में चाहे जैसे भी लिखना हो लिख लोगे, मैं तो यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। बेस में जो मेटल है वो रिप्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड एंड द salt is formed। तो क्या होता है, in which the metal of base, metal present in base, metal present in base replaces का displaces the hydrogen present in acid and forms salt and water। Is it okay to everyone? चलो, तो एग्जाम्पल सॉल्ट्स के, एग्जाम्पल सॉल्ट्स के हो जाएंगे आपके सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सॉल्ट्स हैं। कैसे बनते हैं ये समझ में आ गया। इज इट ओके टू एवरीवन? विल नाउ स्टार्ट एसिड, एसिड, ओके। तो अपन स्टार्ट करेंगे एसिड्स, ठीक है। एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड से वर्ड लिया गया है इसको। द वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। दिस वर्ड is taken from Latin
what? Acidus, which means sour. Sour. Is it okay? कोई बोलना चाहता है कुछ तो बोल सकता है. सर वो फेरस भी तो लैटिन वर्ड है ना? हाँ, तो बहुत सारे लैटिन और ग्रीक डिक्शनरी से लिया गया, क्योंकि उधर पे ही साइंस का ज्यादा स्टार्टिंग में हुआ था. तो डिक्शनरी एक उनकी होती है जहां से वर्ड्स को लिया जाता है, उन्हीं से ये डिस्क्राइब मतलब नाम रख दिया जाता है. तो एसिड जो है एसिडस वर्ड से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शोर. सर सर ये लैटिन वर्ड भी याद करने पड़ेंगे क्या इनके साथ? नहीं, ये तो बस बताने के लिए बता रहे हैं हम. ये आप अपने आंसर्स में या जब सब्जेक्टिव आंसर होता है जब लिखने वाला, तो उसमें लिख सकते हो. एक जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है. ठीक है. तो अब ज्यादातर आप लोग फल फूल खाते होंगे. ठीक है, आम खाते हो या कोई सेव या कुछ भी, संतरा या नींबू या कुछ भी, उसमें क्या जो खट्टा जो टेस्ट होता है ना, सोर, वो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एसिड होता है. उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से. उसके अंदर सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड होता है खट्टे की वजह से. खट्टापन जो आता है सिट्रिक एसिड से. सिट्रस फ्रूट कहते हैं इनको. ठीक है. तो क्या होता है विटामिन इनके, सी. हाँ, इनकी प्रेजेंस की वजह से वो खट्टा होता है, तो इसका मतलब श्योर होता है. अब जरा हम एक टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, जरा समझना. उस चार्ट में हम लिखेंगे कुछ ऐसे एसिड्स जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं और खाते पीते रहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. तो थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम एक चार्ट बना देते हैं. will note down it. Just will note down. Okay. No. Some naturally occurring acid. Occurring एसिड्स. कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, अपन लिख लेंगे कौन कौन से. लैक्टिक. अब रुक तो जाओ. सबसे पहला एसिटिक एसिड. ये कलर गड़बड़ है. कलर ये भी गड़बड़ है. चलो ब्लैक ही लो. सबसे पहला है एसिटिक एसिड. सिट्रिक. एसिटिक एसिड ये मिलता है हमको विनेगर में. विनेगर क्या होता है सबको पता है? नहीं पता है तो जरा पूछ लेगा. कौन देखते हैं जरा किसको नहीं पता है. अनंत पता है विनेगर? नहीं सर. अरे चाउमीन नहीं खाते हो? नहीं सर. अरे चाउमीन नहीं खाते हो? नहीं खाते सर. अच्छा. और पाव भाजी नहीं खाते हो? खाते हैं सर. तो जब जाओगे उसके यहाँ ठेले वाले के यहाँ, तो वो एक व्हाइट कलर की बॉटल होती है व्हाइट कलर का. उसमें एक लिक्विड होता है जिसको हिंदी में सिरका कहते हैं. विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं. अचार वगैरह में भी डाला जाता है कि अचार हाँ खराब सर, ना. होटल की प्याज में. तो सिट्रिक एसिड, उसको एसिटिक एसिड होता है उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड विनेगर के. ठीक है. दूसरा है हमारा सिट्रिक एसिड. सर 11 में से मिलता है. सर विनेगर को क्या सर अपन लोग इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं ना? क्या? सर विनेगर को अपन हाँ, इथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं ना? एसिटिक एसिड को कह सकते हैं. हाँ सर, मतलब वही. वही कैसे हो गया? विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड. अच्छा हाँ सर, एसिटिक एसिड को. हाँ, कह सकते हैं. लेमन होता है
ऑरेंजेस एंड लेमन में मिलता है सिट्रिक एसिड। तीसरा है आपका लैक्टिक, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड मिलता है आपका बटर में। फोर्थ, ओ टार्टेनिक सर। हाँ आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में, HCl। पेट में पाया जाता। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में मिलता है। फिफ्थ, फॉर्मिक एसिड। चीटी, चीटी, लाल ये चीटी। ये स्टिंग्स ऑफ बीज, मधुमक्खियों के, एंड एंड्स। चींटियों में, मेनली लाल चींटियों में, रेड एंड्स जो होते हैं, इसीलिए सर बनाया एक बात जाता है। पूछनी। हाँ, सर जैसे मधुमक्खी या लाल चींटी काट लेती है, उसका एसिड आ जाता है अपनी बॉडी में, तो सर वो नुकसान करता है? तभी नहीं, दर्द करता है, नुकसान जैसा कुछ खास नहीं करता है, बहुत वीक एसिड होते हैं, लेकिन फिर भी जो जो आपका जो दर्द करता है, जो चिंची मतलब जो वो होता है, पेन होता है, वो इसकी वजह से होता है। ऐसा कोई नुकसान नहीं करता है, उससे ज्यादा एसिड तो आप खा जाते हो। लैक्टिक एसिड जो है दूध में, वो कर्ड में, कर्ड में, दही में। हाँ वही दही कर्ड। सर इसमें से सबसे ज्यादा मतलब तेज एसिड कौन सा है? बता रहे हैं, ये HCl है। उसके अलावा मैलिक एसिड एप्पल में से सर। एप्पल में पाया जाता है, ये सेव में, ऑक्सैलिक एसिड, एप्पल्स में पाया जाता है। इसके बाद है ओलिक एसिड। सर ऐसे कितने एसिड है? ओलिक एसिड पाया जाता है आपका ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल से खाना बनाते हैं लोग, बहुत लोग। सर टार्टेनिक एसिड। हाँ, तो ये हो गया। 9th है आपका ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर में, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है टोमेटोज में। टोमेटोज, टमाटर बहुत चाव से खाते हो ना? नहीं खाते हैं सर। अच्छा, सर बचपन में खाते थे। हाँ अभी तो बड़े हो गए हैं, अभी तो। तो टार्टेनिक। स्टेरिक एसिड, हाँ टार्टेरिक पे आ रहे हैं। स्टेरिक एसिड जो होता है, ये मिलता है फैट्स में, जो भी हम लोग फैट वाले खाने खाते हैं उसमें होता है स्टेरिक एसिड। ठीक है। और 11th है टार्टेरिक एसिड। सबसे लास्ट में लिखा सर आपने। टार्टेरिक टेरामाइन। टार्टेरिक एसिड मिलता है अंगूर में, आपका खट्टे अंगूर में, ग्रेप्स में, अनराइप ग्रेप्स, और फिर टैमरिंड। टैमरिंड में, टैमरिंड में, और सेव में भी मिलता है। तो एक और बचा है, लास्ट वाला नहीं था ऋषि, परेशान ना हो, एक और बचा है 12वां। वो है हमारा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड यूरिन में मिलता है। ठीक है। ये सारे नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स होते हैं। इस चीज को आप, कुछ एसिड्स तो काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने लिख दिया है, इसमें एसिटिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक ये तो आए दिन पूछता है एग्जाम में कॉम्पिटिटिव, फॉर्मिक एसिड वाला। तो फॉर्मिक एसिड इंपॉर्टेंट है, मैलिक एसिड इंपॉर्टेंट, ऑक्सैलिक एसिड इंपॉर्टेंट, टार्टेरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। तो दीज ऑल आर द एसिड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। तो 12 के 12 तो ज्यादा नहीं, लेकिन 8 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है।
अब हम बताते हैं एसिड का डेफिनेशन. तो विल गिव द डेफिनेशन ऑफ एसिड. तो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एसिड. डेफिनेशन ऑफ एसिड. तो एसिड का जो डेफिनेशन होता है बेटा, क्या कहता है कि द कंपाउंड्स, द compounds which contain one or more hydrogen atoms, and when dissolved in water, produce Hydrogen ions. hydronium ions, H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और H प्लस हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस. एक ही बात है, H प्लस बोले या H3O प्लस बोले बेटा, बिल्कुल एक ही बात है, बिल्कुल सिंपल है. हम अभी जस्ट क्लियर कर देते, जरा ध्यान देंगे कैसे सिंपल है कैसे सिमिलर है दोनों. तो हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस the only positively charged ions, the only positively, ये कौन है, चार्ज्ड. ये होता है एसिड का डेफिनेशन. तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन water they produce hydronium or hydrogen ions, the only positively charged ions. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन एक से एक या एक से ज्यादा हो, और जब उसको पानी में डालें तो क्या करे, वो प्रोड्यूस करे हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन. केवल पॉजिटिवली चार्ज आयन जो कि प्रोड्यूस होंगे वो हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन होंगे. फॉर एग्जाम्पल हम इस दोनों वर्ड को हम जरा समझाएंगे बेटा, जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे अगर कुछ लोग, कि हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम में अंतर क्या होता है. जरा देखो, हमने HCl लिया, हमने पानी में डाल दिया इसको, पानी में, भैया पानी के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, होगा क्या कि ये HCl पानी में जाते ही टूट जाता है. किस में? H प्लस में और Cl माइनस. किस में टूटता है? अपने आयंस में, H प्लस में और Cl माइनस में टूटता है. अब ये H प्लस जो है, या तो ये कह लेते हैं हम हाइड्रोजन आयन कितना दे दिया या दिया, ये वो एसिड होता है. जो एसिड वो होता है जिसको पानी में जब ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस प्लस देगा. ठीक. सर एक डाउट है सर. अभी बताया कुछ नहीं, डाउट पहले हो गया, बताओ ना. सर जैसे कि सर अपन ऐसे वो डाइल्यूट कैसे करें जब वो सर टूट ही जाता है? अब डाइल्यूट का वर्ड ही हम नहीं ले, अभी यूज नहीं किया, तुम डाइल्यूट का वर्ड ला दिए अभी. अरे डाइल्यूट होता क्या, पहले जान तो लो उसको. HCl हमने ऐड किया पानी में, तो यह एसिड का जो नेचर है या जो चेक किया जाएगा उसको पानी में डाल के ही चेक होता है वो. और एक चीज और याद रखना कि कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते हैं, हम हमेशा एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं. व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये कभी भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि वाटर इज एडेड टू द एसिड. ठीक है, ऐड करते तो फट जाएगा. वाटर इज नेवर एडेड टू द एसिड. तो वो चीज भी नोट कर लेना, एग्जाम में पूछता है कि वाटर इधर लिख देते हैं हम, always
एसिड आर डिजॉल्व या एडेड लिख लो, एडेड टू वाटर but water are not added to acid. वाटर को ऐड नहीं करेंगे हम एसिड में, हम केवल एसिड को ऐड करते हैं वाटर में। तो हमने क्या बोला कि इसमें H प्लस दिया, ये H प्लस गया किसके पास जाएगा, ये वाटर के पास जाएगा, और यहाँ पे ये बना देता है H3O, यहाँ पे बना देता है H3O प्लस। इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। और ये कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, अपन कल डिस्कस करेंगे। अब केमिकल बॉन्डिंग आप लोग का चैप्टर जो है उसके अंतर्गत है ये। तो हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको। ये H प्लस जो हुआ ये वाटर के पास होता है, ये भिखारी हो गया ना, जरा देखो बेचारा नंगा हो गया, ये एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया इस क्लोरीन ने, मतलब उसके ऊपर बिल्कुल अत्याचार कर दिया उसने कि ये क्लोरीन जो है, उस हाइड्रोजन का जो एक एटम था बेचारे का, वो भी इलेक्ट्रॉन जो था वो ले लिया। तो H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये पागल हो जाएगा बेचारा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्टेबल ही नहीं है। ये तुरंत भागेगा मदद के लिए किसके पास, वाटर के पास, कहेगा भैया मदद करो हमारी, तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं भर भर के और यूज भी नहीं कर रहे हो, दो दो लोन पेयर हैं। अब लोन पेयर क्या होते हैं पता है किसी को? सगुन पता है लोन पेयर क्या होते हैं बेटा? क्या सर? लोन पेयर क्या होते हैं पता है? लोन पेयर नहीं, मेरे को नहीं पता। अच्छा, सोम अग्रवाल पता है लोन पेयर क्या होते हैं? नो सर, नहीं मालूम सर। अच्छा चलो हम बताएंगे कल। ये ठलुए होते हैं, कुछ काम नहीं होता है इनको, जैसे बैठे रहते खाली बस। तो जब सर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, एक तरीके से देखा जाए। हाँ तो लोन पेयर इसीलिए तो कहते हैं, दो लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर कहते हैं इसको। अच्छा तो सर। अभी इतना समझ लो कि ये H प्लस जाता है इस H2O के पास मदद मांगने। अब ये बताओ, ये चीज सोम अग्रवाल, ये चीज तो क्लियर है ना कि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्यों? मेरे को बताओगे कि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चीज किसको नहीं क्लियर है? यस सर। ना अंकित, क्लियर है ना? H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बिल्कुल पागल हो चुका होगा, वैसे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन। तो ये भैया जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज में, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो इसकी जीभ लपलपा। सर उसको बताइए तो सर, किसको? वो ठलुए का। बता देंगे कल, आज नहीं बताएंगे। अब चलो भैया, आप जिसको डाउट है वही क्लास में रहेगा, बाकी लोग जाएं, अब क्लास हो गई एंड आज की। वो एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि ये कलर आ रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो लैब में करोगे, फिर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि ये कलर आ रहा है। हाँ वो लिया, अगला क्वेश्चन क्या है? सर आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं सर? हाँ वेरी गुड। और चलो ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है तो हम बता देते हैं भैया। आप सभी लोग हैं तो जरा समझ ही लें केमिकल बॉन्डिंग। जब सभी लोग बैठे ही हैं तो केमिकल बॉन्डिंग समझ लेते हैं। 11 है। हाँ जी, 10 के 10 लोग हैं। 11 हैं। ऐसे वो तो आपको मिलाकर हैं सर, हाँ तो आपको 10 के 10 हैं। हाँ सर। तो केमिकल बॉन्डिंग भैया, अब जो ठलुए की बात हो रही थी वो ठलुआ आ जाएगा, अब काम हो जाएगा उसका, बता ही देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग देखो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्ड तभी बनता है जब कोई हलचल होता है। हलचल का मतलब कि बॉन्ड का मतलब होता है कि रिश्ता बनना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ या बॉन्डिंग का मतलब होता है कि आपका कोई अब लिख लो, रिश्ता बनना। रिश्ता बनता है दो एलिमेंट्स के बीच में।
दो एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा, संबंध बनेंगे भैया। तो वो कैसे बनते हैं, वो तीन तरीके होते हैं जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तीन तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग हो सकती है। तो पहली चीज ये कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज अ force of attraction. It is a force of attraction which binds the two or more elements. दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और जो ये प्रोसेस होता है उसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जिसमें ये होता है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। मान लो कोई एक एलिमेंट है एक्स, ये भाई साहब बिल्कुल परेशान है, ये ऑक्टेट पूरा ना करना चाहता है, अपना स्टेबल होना चाहता है। ये एक वाई से मिला जिसकी भी समस्या है बिल्कुल वैसे ही है, ये भी होना चाहता है। तो हुआ क्या कि इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया। इन दोनों ने बोला कि भैया चलो एक दूसरे के साथ हम लोग बॉन्डिंग कर लें, हम लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लें और एक दूसरे को हम लोग सेटिस्फाई कर लें, मतलब हम लोग की जो खुशी है वो हम लोग पूरी कर लें। तो हुआ क्या कि एक्स की चाहत थी भैया एक इलेक्ट्रॉन देने की, जैसे कि मान लो एक्स की जगह पे था सोडियम और वाई की जगह पे था क्लोरीन। ठीक, तो सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11, सबको पता है, जो बनना चाहता है 10। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, जो बनना चाहता है 18। एवरीवन नोज। अगर ये समस्या भी नहीं है, अगर ये चीज नहीं पता है तो फिर बहुत गड़बड़ बात है। ये इसका एटॉमिक नंबर 11, ये बनना चाहता है 10, ये है 17 बनना चाहता है 18 टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल। ठीक है, तो ये 11 एक इलेक्ट्रॉन दे के बनना होगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है या देना चाहता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। अब किसको देगा, कोई तो चाहिए, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे। हो सकता है कि नहीं मदद, इसलिए कह रहा है कि मैं एक दूंगा, ये कह रहा है मैं एक लूंगा। भैया चलो भाई, अब तो क्या करना है, अब समस्या का समाधान ही हो गया। तो ये इसको देने की बात हो रही थी, इसको लेने की एक, अब हो गया काम। अब इन दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो बनेगा कैसे बनेगा जरा देखो। मैं बनाता हूं इसका सोडियम का आउटर मोस्ट सेल। सोडियम का हमने बना दिया, चलो आउटर मोस्ट क्या, सोडियम के पास टोटल क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को 3 सेल में हम लोग रखते हैं। कैसे, ये 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी के लिए आप समझ लो कि 2,8,1 होता है। ठीक है, इसका होता है 2,8,7। ठीक है, ये किसको नहीं पता है, ये किसको नहीं पता है 281 और 287, जल्दी बताओ भाई, नहीं तो बड़ी समस्या वाली बात है। जल्दी बताइए, किसको नहीं पता है। शगुन पता है, इसको 281 लिख सकते हैं, 11 को, हाँ सर पता है। और 17 को 287। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो जी सर। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे में 1। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 और तीसरे में 1। ठीक है, क्लोरीन को भी बना लो। तो क्लोरीन के पास भी ऐसी स्थिति है कि उसके पास भी 3 ही है, बना लो। क्लोरीन के पास भी 3 ही शेल हैं, 2 है, 8 है और 7 है। इसमें 2 हैं, अरे सॉरी, इसके इलेक्ट्रॉन अपन क्रॉस से दिखा रहे हैं। ठीक, 2, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये स्थिति है, सबको दिख रहा है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज नथिंग बट Na एंड दिस इज नथिंग बट Cl। अब ये दोनों पगलाए हुए हैं भैया, कह रहे हैं कि बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है, हमें स्टेबल होना है। होगा यूं कि ये जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्या दे देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन का पेट भर गया, सोडियम भी स्टेबल, क्लोरीन का भी काम हो गया, सोडियम का काम हुआ। लेकिन हुआ क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ भाई साहब लोग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। अब ये मेरे को बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास, अब ये सोडियम के पास रहेगा क्या, नहीं।
या उसने तो दे दिया ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 287। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, ये जो है ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो सोडियम है, अब केवल 2 ही शेल बचेंगे इसके, पहले सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे तो बनाना ही नहीं है, केवल 2 ही शेल बचेंगे जो कि ऐसे हो जाएंगे। उसके पास पहले में 2 और दूसरे में हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो जाएगा। ये हो गया सोडियम। बताओ भैया, ये हो गया 2,8 हो गया नहीं हो गया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2,8 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अरे बताओ अनंत। यस सर, बन जाएगा बनेगा, सर। बन जाएगा सर। और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास तो अभी भी 3 ही शेल होंगे, 288। 288 बन जाएगा। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 10 और 1 2 3 4 5 6 7 और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था अपना, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। 8 हो गए। इसका एक इलेक्ट्रॉन गोला वाला इसमें लगा दिया हमने, 2,8,8। इसका भी पेट भर गया, इसका भी पेट भर गया, ये भी नोबल गैस, ये भी नोबल गैस बन गया। बताओ भैया, इज इट ओके? अब इसके पास से जब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा सोडियम के, तो इसके ऊपर ये क्या है, Na+ साइन आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बताओ जरा मेरे को, इसके पास प्लस का चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन देगा तो, यस सर। और इसके पास निगेटिव का साइन आ जाएगा जब मिलेगा तो। अब भैया एक पॉजिटिव बन गया, एक निगेटिव बन गया, अब इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। स्टेबल तो हो गए, स्टेबल तो हो गए, लेकिन सर NaCl क्यों बनेगा? NaCl बनेगा अब क्यों? क्योंकि अब भैया इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, आप तो अब स्टेबल तो हो गया ना, लेकिन आप ये सोचो कि इनके बीच में अब बॉन्ड बनेगा, मतलब ये एक दूसरे को, बॉन्ड का मतलब इन दोनों को एक दूसरे में अट्रैक्शन हो जाएगा। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब ये इसके ऊपर Na+, इसके ऊपर Cl-, अब इनके ऊपर फोर्स काम करेगा अट्रैक्शन का, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू electrostatic force of attraction, they are attracted toward each other, attracted towards each other। अब ये एक दूसरे की तरफ भयंकर तरीके से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से NaCl ये जो मिल के बनाते हैं, अट्रैक्शन की वजह से, जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से अब ये बना देंगे NaCl। बताइए मेरे को जरा, अब यहाँ पे हुआ क्या? बीच में आयंस बने? बताइए मेरे को, ये आयन है ना? यस सर। कौन सा आयन है? पॉजिटिव वाला। भाई पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयन को अपन कहते हैं केटायन, पॉजिटिव आयन को कहते हैं केटायन। और ये बन गया निगेटिव आयन, ये जो है ये भाई साहब बन गए निगेटिव आयन, और निगेटिव आयन को कहते हैं हम लोग एनायन। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन में, इसे बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है भाई, आयंस बन रहे हैं बीच स्टेज में क्या हो रहे हैं, आयंस बन रहे हैं। इस वजह से इसका नाम आयोनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से इसका नाम आयोनिक बॉन्ड होता है।
जो बॉन्ड बन रहा है वो आयंस बन रहे हैं इसमें, इस वजह से हो रहा है, तो आयोनिक बॉन्ड इसका नाम होता है। इसी का दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम है। एक ही चीज है इलेक्ट्रोवैलेंट, क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, एक देता है और एक लेता है अपने बैलेंस सेल में। तो इन दोनों का बॉन्ड का ये इसका नाम जो है या तो आयनिक कह लो या तो इलेक्ट्रोवैलेंट, दोनों नाम होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे कोई कभी भी ऐसे नहीं लिखा हुआ देखोगे, एक चीज मैं बताऊं तो कभी भी ऐसे नहीं देखोगे आप, देखा है क्या किसी ने? नहीं सर। ऐसे कभी भी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इनमें कोई बॉन्ड नहीं है। एक्चुअली ऐसे करके ये जो सिंगल बॉन्ड बना है ऐसे कोई है नहीं। क्या काम कर रहा है इनके बीच में? इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इनके बीच में ऐसा कोई सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं बनता है। इस बात को लिख लो, ये 11th में वैसे तो पढ़ाने वाली चीज है लेकिन मैं बता दिया कि एक्चुअली द आयोनिक बॉन्ड आर नॉट एक्चुअली बॉन्ड, मतलब वो एक्चुअली बॉन्ड नहीं होते हैं, दे आर ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कोई सिंगल या डबल करके कोई बॉन्ड नहीं दिखता है इनके बीच में, कभी भी कोई सिंगल डबल करके कोई बॉन्ड नहीं दिखता है। केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से Na और Cl अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, Na प्लस और Cl माइनस। जबकि Na प्लस अपने आप में स्टेबल है, Cl माइनस भी स्टेबल है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपोजिट चार्ज में है, चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इफ अपोजिट देन अट्रैक्ट एंड इफ सेम देन दे रिपेल। सर तो NaCl हो गया अपना आयनिक कंपाउंड। NaCl आयनिक कंपाउंड हो गया भाई साहब, बिल्कुल सही बोले। बताइए किसी को कोई समस्या? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी, एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। जल्दी बताएंगे, नहीं तो बंदर का नाच कराएंगे फिर बाद में हम। समझ लेना कि सर नहीं आया था हमको समझ में, बाद में नहीं होना चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लिख लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे जब बैलेंस सेल बना के करते हैं तो। चला चला, अब ये बनाओ जरा, अपने से बनाओ, जल्दी से बनाओ, फुर्ती में बनाओ, चलो चलो बनाओ जल्दी। सर दीजिए तो प्रॉब्लम, कैल्शियम ऑक्साइड में और मैग्नीशियम क्लोराइड में, जल्दी से बना के दिखाओ कि ये दोनों, बताओ मेरे को करके कि ये आयनिक है कि नहीं है। बना के करना है, वैलेंस सेल केवल बनाना, केवल आउटर मोस्ट सेल बनाना, अंदर वाले की जरूरत नहीं है। ये हमने समझाया था, इसलिए मैंने अंदर वालों को बनाया था, केवल बाहर वाले सेल को बना लिया करो, वही काफी हो जाता है। चलो बताओ मेरे को, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और MgCl2 ये दोनों आयनिक हैं या नहीं है? जस्ट ट्राई। कोई आंसर बोलेगा नहीं, अगर है तो चैट में लिख के भेज देना, नहीं है तो लिख के भेज देना। अब मेरे को आंसर आनंद से चाहिए सबसे पहले। सोम अग्रवाल का आंसर आ गया है।